हाय बच्चों, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे और बढ़िया से मजे कर रहे होंगे। लेकिन बच्चों, इन 2 महीने के लिए मजे लेना कर दो बंद, क्योंकि आज की ही आपकी यूपी बोर्ड 2025 की एग्जाम डेट। तो अगर आपको अब की बार यानी 2025 के बोर्ड एग्जाम में अगर अपना अपना कॉलेज टॉप करना है तो बच्चों आज से मेहनत शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये समय बच्चों लौटकर कभी नहीं आता। तो अगर आपको प्रत्येक सब्जेक्ट में 70 में से 70 का स्कोर करना है तो जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ, क्योंकि हम आपको मैथ के साथ साथ आपको और सब्जेक्टों के भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट बताने वाले हैं। तो आज हम आपको लेकर आ चुके हैं मैथ का यानी यूपी बोर्ड 2025 के लिए फुल पेपर। बच्चों, इस पेपर में से आपको 70% अवश्य बचने वाला है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो बिल्कुल बोर्ड एग्जाम के आधारित पर हैं। तो चलिए बच्चों, आज हम आपको इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन करा के दिखाते हैं, किस प्रकार से आपको यूपी बोर्ड में अगर ये क्वेश्चन आते हैं तो ये किस प्रकार से आपको हल करके आने हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। अब सभी को पता है हमारे पेपर में 20 बहुविकल्पी आएंगे 10th वालों के लिए। तो सबसे पहले हमें 10 जो 20 बहुविकल्प हैं उनको सॉल्व करते हैं, उसके बाद आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले बेटा क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है समझना बेटा, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस सभी, इसीलिए मैं आपको ये पेपर लेकर आया हूं। तो पहला क्वेश्चन बेटा कह रहा है कि दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। सबसे पहला क्वेश्चन ही पूछ लिया गया है कि अभाज्य संख्या कौन सी होती है। तो बेटा मैं आपको फुल कंसेप्ट के साथ इस पेपर को सॉल्यूशन कराने वाला हूं। तो सबसे पहले हमें यह समझ में आना चाहिए कि अभाज्य संख्या क्या होती है। तो पहले ही मैं ऑप्शन की बात करता हूं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन दे रखे हैं 0। पहले क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करो, खुद से टिक करो, जब उसके बाद उत्तर को मैच कराओ कि आपने जो लगाया है वो एकदम सही लगाया कि नहीं। देखते हैं कितने बच्चों के 20 में से 20 बहुविकल्प एकदम सही जाते हैं। खुद से सॉल्व करना बेटा, मुझसे लिखने से पहले ही। तो चलिए फिर उसके बाद मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना 20 में से कितने लोगों के 20 में से 20 सही है और 15 प्लस कितने बच्चों के सही है। तो बेटा 20 ऑप्शन है इसका 1 और सी ऑप्शन है 2 और डी ऑप्शन है 8। अब मैं बता दूं आपको, लगा लिया होगा आपने जो सा ऑप्शन लगाना होगा। तो अब मैं सॉल्व कराता हूं। देखो अभाज्य संख्या की बात करें तो मैं यहां से बताता हूं, 2 प्रकार की संख्या आती है हमारी, भाज्य और एक अभाज्य। तो भाज्य संख्या कौन सी होती है? भाज्य संख्या हमारी संख्या वह संख्या कहलाती है जो खुद से कटे और 1 से कटे, किसी और से भी कट जाए। यानी ये बोल सकते हैं हम 2 से अधिक अंकों से कट जाए, उसको हम भाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन बेटा अब बात करते हैं अभाज्य की। तो अभाज्य ही पूछा गया है इसमें। तो अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो खुद से कटे और 1 से कटे। तो क्या बोलेंगे हम? केवल 2 ही अंकों से कटे, उसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो मैच कर लेते हैं बेटा इनमें संख्याओं को। तो 0 तो बेटा किसी भी संख्या से नहीं कटती है। तो अब हम बात करते हैं 1 की। 1 केवल 1 से ही करती है। एक केवल 1 से ही करती है। तो बेटा ये मैंने बताया था अभाज्य संख्या 2 अंकों से करनी चाहिए, खुद से और 1 से। तो इसलिए ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ये तो था ही नहीं। अब बात करते हैं 2 की। तो 2 देखो केवल 2 से कटेगी और 1 से कटेगी, और किसी और से कट सकती है? बताओ बेटा, किसी और से भी कट सकती है क्या? नहीं कट सकती। तो देखो केवल 2 ही अंकों से कट रही है, इसीलिए अभाज्य संख्या हो जाएगी हमारे पास 2। उसके बाद करते हैं बात इसकी, अगले वाले ऑप्शन को भी देख लेते हैं ये गलत क्यों है। तो देखो बेटा 8 जो है 8 से भी कटती है, 1 से भी करती है और 4 से भी करती है, और ये 2 से भी करती है। यानी 2 से अधिक अंकों से कट रही है ये, इसलिए ये भाज्य संख्या कहलाई जाती। अच्छा ध्यान रखना, 1 ना तो भाज्य होती है ना अभाज्य संख्या होती है, अगर ये आपका पेपर में क्वेश्चन बदल के आ जाए तो यहां से हमारे 3-4 क्वेश्चन यहां से हमारे बने। ठीक है, तो ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन पहले में। अब बात करते हैं बेटा दूसरे क्वेश्चन की। थोड़ा बेटा स्लो चलेंगे, क्योंकि हमें हर एक क्वेश्चन कितने बन सकते हैं सभी क्वेश्चन को कवर करेंगे इनके साथ साथ।
तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है बेटा, यदि समीकरण 3x² माइनस के 12x लिख देता हूं। यदि समीकरण 3x², ये समीकरण है हमारे पास, कि यदि समीकरण 3x² माइनस के 12x और प्लस के m बराबर 0 के मूल बराबर हैं। इसके मूल क्या है, मान लो अल्फा बीटा बराबर, इसके दो मूल मान लिया अल्फा और बीटा, तो इसके मूल जो है बराबर दे रखे हैं। तो ये यहां से हमारा m का मान पूछा गया है। समझ लो बेटा, एक बार पढ़ देता हूं क्वेश्चन को। यदि समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस के m बराबर 0 है, यानी इसके मूल अगर बराबर हैं तो m का मान। तो हम जानते हैं बेटा, अगर द्विघात समीकरण आती है और उनमें अगर मूल बराबर हो तो उसका विभक्त कर क्या होता है, यानी d क्या होता है, 0 के बराबर होता है। अगर वास्तविक आता तो यहां पर तो पॉजिटिव होता है, यानी 0 से बड़ा होता। अगर काल्पनिक आता यहां लिखा हुआ तो वहां पर 0 से छोटा होता। अगर यहां बराबर की बात की है तो फिर क्या होने वाला है यहां पर, कि विभक्त कर 0 होने वाला है। वेरी गुड बेटा। तो यहां से हमारा d हम जानते हैं विभक्त कर होता क्या है बेटा, d बराबर b² माइनस के 4ac। अच्छा मैंने ऑप्शन नहीं लिखे, ऑप्शन लिख देता हूं क्योंकि आपको भी तो सॉल्व करना है। तो ए ऑप्शन इसका दे रखा था 4, बी ऑप्शन दे रखा था 7, सी ऑप्शन दे रखा था 9 और डी ऑप्शन दे रखा था 12। लगाइए बेटा जल्दी, कौन सा सही है आपका, जल्दी। एक 30 सेकंड में एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए, क्योंकि ये जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाते हैं बेटा, ये मात्र 10-10 सेकंड के दिए जाते हैं। ये कोई कैलकुलेशन सॉल्व करने वाले क्वेश्चन नहीं होते हैं, क्योंकि अगर बच्चा अगर इसमें कैलकुलेशन करने लग गया तो सारा टाइम इसी में निकल देगा। तो वो क्वेश्चन ऐसे रखते हैं कि बच्चा मजबूर हो जाए कैलकुलेशन करने पर, लेकिन हालांकि वो कैलकुलेशन वाले सवाल नहीं होते हैं। तो देखो हम इसमें दिमाग में भी हल कर सकते हैं इसे, तो लेकिन मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं इसे। तो सबसे पहले आप जो लगा लिया हो क्वेश्चन मैच करो कि कौन सा सही है। तो डी का मान कितना दिया है बेटा, 0, क्योंकि मूल वास्तविक है। और बी का मान कितना है बेटा, माइनस के 4 है। और माइनस के 4 इंटू ए का मान कितना है बेटा, 3। सी का मान कितना है, m। इस प्रकार से हमारा 12 में होता है 144 और माइनस के 4 12 है। 144 को पक्षांतर कर देंगे या 12 को पक्षांतर कर देंगे तो इधर आकर प्लस की होगी और ये इधर को 144। तो बेटा हम जानते हैं कि 12 गुणा में है, किस में जाने वाला है, भाग में। भाग में मतलब भाग में। तो 12 में कितने होते हैं, 144। तो m का मान कितना आ गया, बताइए बच्चों, बताओ जल्दी। m का मान एकदम आपका सही आया है कि नहीं, बिल्कुल ठीक है। मुझे पूरी वीडियो खत्म हो जाने के बाद जरूर कमेंट करना है कि कितने आपके 20 में से 20 बहुविकल्प सही थे। चलो बेटा तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या आने वाला है, तीसरा क्वेश्चन आने वाला है बेटा कि एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमारे पास कोई भी तीन घातीय समीकरण है। मान लो ये तीन घातीय समीकरण बेटा देखो कुछ इस प्रकार से होती है। हालांकि इसमें बस केवल हिंदी में क्वेश्चन दिया है कि त्रिघातीय के कितने शून्यक होंगे। शून्यक में जानते हो, मूल यानी हल। तो यानी हम जानते हैं जितनी घात की समीकरण होगी उसके उतने ही मूल होंगे। तो कितने हो जाएंगे इसमें, 3। तो पहले ही आपने सभी बच्चों ने इसका आंसर दे दिया होगा, मैं जानता हूं। तो ये क्वेश्चन सरल था इसलिए मैंने इसके ऑप्शन भी नहीं लिखे। अगर द्विघातीय होता तो 2 ही होते। तो इस प्रकार से आपका यानी जो सभी ऑप्शन है 3 होगा इसका आंसर। चलो बेटा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही अच्छा सवाल दे रखा है। ये 1.2 एक्सरसाइज में दे रखा है कि आपको लेसे दे रखा है। देखो समझो, लेसे दे रखा है 12 21 का कितना 84, ठीक है। और उसके बाद इसका में से आपसे पूछ लिया गया है, इसी संख्याओं का में से आपसे पूछ लिया गया है। याद आ गया होगा। ये एक्सरसाइज शायद 1.2 का शायद ये तीसरा या चौथा क्वेश्चन है। तो हम निकाल लेंगे भाई। हम जानते हैं में से और ले से में रिलेशन क्या होता है, बहुत अच्छा रिलेशन है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होती है ले से
गुणा में से। आप सभी बच्चों को पता होगा क्योंकि 2 महीने आ चुके हैं बेटा, मेहनत करना शुरू कर दो। तो अब बात करते हैं पहली संख्या। देखो पहली और दूसरी संख्या यही तो है, इन्हीं का तो डायरेक्ट में से ऐसा पूछा है। तो उसके बाद पहली संख्या लिखेंगे 12 और दूसरी संख्या लिखेंगे 21 बराबर ले से इन दोनों का डायरेक्ट 84 बहुत अच्छी तरह से, और में से आपसे इसने पूछ लिया गया है। अच्छा मैंने ऑप्शन नहीं लिखे इसमें, बार बार ऑप्शन लिखना भूल जाता हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ ऑप्शन दे देता हूँ आपको, यहीं पर आपको ऑप्शन दे देता हूँ। तो ऑप्शन देखो बेटा हमारे पास कुछ इस प्रकार है, इसका कितनी, क्योंकि आपको वैसे आपने ये सॉल्व कर लिया होगा अब तक क्वेश्चन को देखते हुए, लेकिन देखो इसमें कितना आंसर आपका आ रहा है। सी ऑप्शन है 7 और डी ऑप्शन है 33। तो अच्छा ऑप्शन को ऐसा करते हैं बेटा, नीचे लिखते हैं, ये ऑप्शन यहीं लिख देते हैं, बाद में सॉल्व कर लेंगे हम, क्योंकि सॉल्व तो आपको करना है बेटा, सीखना आपको है। और सी ऑप्शन है 7 और डी ऑप्शन है 33। देखिएगा अब यहां से हमारा पता है ये 84 में से का गुणांक है, तो दूसरी तरफ किस में जाता है, भार में जाता है, वेरी गुड बराबर में से। तो बेटा 21 चौका कितने होते हैं, 21 चौका 84 होते हैं, आप सबको पता है। और 4 से काटेंगे इसे तो 4 तिया 12 होते हैं, सही है बिल्कुल क्या, 4 एक 4 4 2 8 बिल्कुल सही है, 4 बार 4 तिया 12। तो में से कितना आ गया आपका 3 आ गया जी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बेटा इसका, ए ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। तो बेटा यहां उम्मीद करता हूं मैं आपसे बहुत ही आसान क्वेश्चन दे, अब तक आपके ये 4 क्वेश्चन बिल्कुल सही गए होंगे। तो अब बात करते हैं 5वें सवाल की। तो ये बच्चों 5वां सवाल क्या कह रहा है, यदि समीकरण 2x² प्लस px माइनस 4 बराबर 0, देखो 2x² प्लस px माइनस 4 बराबर 0 का एक मूल इसने दे रखा है 2। मान लो कि अल्फा और बीटा होते हैं हमारे पास मूल, इसके क्योंकि 2 घाते 2 मूल होंगे, तो एक मूल इसने दे रखा है 2। तो p का मान पूछ लिया गया है। अगर यहां पर बेटा तो दूसरा मूल पूछता, अगर ये p का मान दे रखा होता तो फिर हम अल्फा प्लस बीटा वाला यानी मूलों का योगफल फॉर्मूला लगाते, लेकिन यहां पर आपसे p का मान पूछ लिया गया है जबकि एक मूल दे दिया है। तो हम जानते हैं कि जब x बराबर 2 दे दिया है, क्योंकि ये x बराबर ही तो होते हैं दोनों मूल, जब x बराबर 2 दे दिया है तो इस समीकरण में पुट कर देंगे और p का मान आंसर आ जाएगा। अच्छा ऑप्शन सबसे पहले मैं आपको दे देता हूं, क्योंकि आपको पहले सबसे पहले सॉल्व करना है उससे भी पहले। तो b का मान है -2, c ऑप्शन है 2 और d ऑप्शन है 4। बहुत ही इसमें देखना है कि मतलब कौन सा सही है इसमें। तो चलो x का मान पुट करते हैं, 2 गुणा 2 का वर्ग p गुणा 2 माइनस 4 बराबर 0। तो 2 गुणा कितना हो गया, डायरेक्ट कर लेते हैं ना, तो आता है हमसे 2 दूनी 4 4 दूनी 8, और ये कितना होगा माइनस माइनस का प्लस, और यानी 4 दूनी 8p बराबर के 0। अच्छा जी क्या गड़बड़ कर दी क्या हमने, क्वेश्चन सही कर रहा है, बिल्कुल सही है। तो यानी 2 गुणा 2 का वर्ग माइनस के p गुणा 2 माइनस के 4। अच्छा ये गड़बड़ तो कर ही देना, क्योंकि यहां पर हम समझ रहे विभक्त करें नहीं, ये 2p हो गया अलग और ये माइनस के 4 हो गया अलग बराबर 0। अब 8 में से 4 गया तो प्लस के 4 बचेंगे, बराबर 0। और 4 को पक्षांतर कर देंगे माइनस के 4, माइनस से माइनस खत्म, तो 2 का भाग लगा देंगे, 2 दूनी 4। तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन। देखो भैया ऑप्शन में बहुत अच्छा मेकअप कर रखा है, देखो माइनस के 2 भी दे रखा है, तो अगर बच्चे ने थोड़ी सी जल्दबाजी कर दी तो माइनस के 2 भी निकल के आ सकता है आंसर, और आपका 1 नंबर कट हो जाएगा। तो ये गलती आपको नहीं करनी है बिल्कुल भी। चलो बेटा हमारे क्वेश्चन 5 सॉल्व हो चुके हैं। अब बात करते हैं छठे की। छठा किस प्रकार से क्वेश्चन आया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है छठा। तो ये कह रहा है यदि एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद दे रखा है p, प्रथम पद तुम जानते हो एपी का प्रथम पद ए बोलते हैं, जो कि दे रखा है इसने p। अब बात करते हैं सारवंतर दे रखा है q, सारवंतर को d से प्रतीत करते हैं, तो उसका 10वां पद कितना होगा, वेरी गुड 10वां पद इसने
पूछा है। तो 10वां पद पूछा है, तो भैया पहले ही ऑप्शन दे देता हूं आपको। देखो जल्दी बताओ बेटा कौन सा ऑप्शन चाहिए, क्योंकि मेरे हल करने से पहले आपका आंसर आ जाना चाहिए कमेंट बॉक्स में। P + 9Q। देखते हैं कितने बच्चों की अभी तक कितनी तैयारी चल रही है और कितने अभी वो पानी में हैं और कितने और डूबेंगे या पानी से बाहर निकलेंगे। तो बेटा 10वां पद हम जानते हैं कितना होता है, A + K 9D। तो बेटा A का मान कितना P और 9D का मान कितना Q। अरे ये तो डायरेक्ट ऑप्शन लेकर रखती है, कौन सा वाला, C ऑप्शन। सही लगाया है क्या, जल्दी बताओ बेटा फटाफट बताना। बिल्कुल सही लगाया होगा क्योंकि ज्यादा हार्ड नहीं था। 7वां क्वेश्चन, ओहो 7वां त्रिकोणमिति से आ गया। बोल रहा है तुमसे कि cos स्क्वायर A बराबर 1/2 है, तो हमें साइन स्क्वायर A का मान बताना है। तो देखते हैं कितने बच्चे इसका हल 1 सेकंड में कर पाते हैं। 1 सेकंड में कौन इसका आंसर देगा, जल्दी बताओ बेटा। 1 सेकंड के अंदर कौन आंसर देना चाहेगा इसका, कमेंट बॉक्स में करो, नाम बताओ जल्दी बेटा कौन है। सभी जानते हैं फॉर्मूला, वैसे तो मैं आपको बता दूं 1 सेकंड में कैसे होने वाला है। देखो हम जानते हैं साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का रिलेशन 1 होता है। तो जब 1 का मान दे रखा है तो 1 को 1 में से घटा देंगे। तो जब 1/2 को 1 में से घटा देंगे तो आधा ही तो बचा, यानी 1/2 ही तो बचा, यानी बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा कि नहीं। अब बात आती है कैसे हुआ, तो मैं आपको बता देता हूं बेटा। साइन स्क्वायर ए प्लस के कॉस स्क्वायर ए बराबर 10th क्लास यानी ट्रिकोमेट्री में हमने ये फॉर्मूला बहुत ही एक्सपीरियंस सुना। तो यहां से हमें कॉस स्क्वायर रखा तो कॉस स्क्वायर को पक्षांतर कर देंगे, तो देखो ये हो जाएगा 1 - के कॉस स्क्वायर ए, और यहां से 1 - के कॉस स्क्वायर का मान 1/2, तो कितना बचा 1/2। बताइए आया समझ में कि नहीं। अब बात करते हैं हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं पेज पर टिकन कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। ओहो ओहो किससे क्वेश्चन आ गया है, देखो बेटा ये क्वेश्चन तो बेटा 100% देखो 8वां और 9वां क्वेश्चन एक ही चैप्टर से आया है, और उस चैप्टर से इन दोनों क्वेश्चन में से आपको यूपी बोर्ड के एग्जाम में 100% एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। लिख ले बेटा, इसमें इंपोर्टेंट लगाना जितनी लगाना चाहो, क्योंकि बहुत ही मेकअप करके आया है ये सवाल। 9वां 8वां तो फिर भी चलो ठीक ठाक है, तो मैं थोड़ा सा इसे रफ कर दूं, जब तक मैं इसे रफ कर देता हूं। तो कहां से रफ करूं, इधर से कर देता हूं। ये तो आपने नोट कर लिया होगा। अगर बेटा आपको ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को बेटा लाइक जरूर करना, और जो नए नए बच्चे हैं अभी तक जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि बेटा हम आपको बोर्ड एग्जाम तक, जब तक आपका मैथ का पेपर नहीं हो जाता तब तक हम आपके साथ बने रहेंगे, और आपको हर दिन इंपोर्टेंट क्वेश्चन और सॉल्व जितने भी पेपर होंगे हमारे, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो पेपर आता है वो पुराने पेपरों से ही आता है, तो मैं आपको पुराने पेपरों को सॉल्व कराता रहूंगा साथ में। और साथ में हम एक सीरीज और स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों 10th और 12th वालों के लिए 3 क्वेश्चन का डोज। 10th वालों के लिए रहने वाली 3 क्वेश्चन का डोज हर रोज, और 12th वालों के लिए स्टार्ट होने वाली है 5 क्वेश्चन का डोज हर रोज। तो बच्चों अगर आपको वहां पर हर चैप्टर से 3 मोस्ट इंपोर्टेंट और 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखना है, और वही सटीक आपके पेपर में आएंगे, तो अगर अच्छा स्कोर करना है तो बच्चों जुड़ जाइए जल्दी फटाफट। तो हम क्या करते हैं, सेटअप करते हैं और आगे देखते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। अच्छा जी, ये थोड़ा ब्लैक हो रहा है बोर्ड, तो थोड़ा सा पानी ला के रख करते हैं इसे। अगर आपको इसी प्रकार वीडियो चाहिए तो बेटा कमेंट करो, तभी मैं आपको इस प्रकार की वीडियो लेके आता रहूंगा। चलो बेटा देखते हैं 8वां प्रश्न। अच्छा तो ये गीला हो रहा है, मार्कर नहीं चलने वाला है इस पे। बेटा मेहनत करो, क्योंकि आप सभी को पता है ये समय हमें द्वारा नहीं मिलता है, क्योंकि आप बाद में आपको अफसोस होने वाला है अगर आपने इन 2 महीने मेहनत नहीं की तो।
तो बेटा 8वां प्रश्न, 8वां प्रश्न कह रहा है यदि आंकड़ों का माध्य बहुलक क्रम से दे रखे हैं, तो देखो माध्य 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 दे रखा आपको 32 और बहुलक बहुलक दे रखा आपको 35, तो उसका माध्यक होगा, माध्यक कह दो बेटा या कह दो माध्यिका, ये दोनों बातें। और हमें पहले ऑप्शन दे देता हूं, देखो कितने बच्चे इसको सॉल्व कर पाते हैं, वो भी बिना पढ़े, क्योंकि हम देखना चाह रहे हैं कि आपकी तैयारी कितनी है इस टाइम करंट में। तो भैया ए ऑप्शन है 30 और बी ऑप्शन है 31 और सी ऑप्शन है 32 और डी ऑप्शन है 33। तो कुछ बच्चों ने अब तक सॉल्व कर लिया होगा, जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा तुरंत आंसर आ गया होगा, तो आंसर इसमें लगा दिया होगा। लेकिन कुछ बच्चों के लिए फॉर्मूला तक नहीं पता, इसमें रिलेशन तक नहीं पता कि इसका रिलेशन होता क्या है। कभी कभार ऐसे क्वेश्चन की जगह रिलेशन भी पूछ लेता है, तो मैं आपको बता देता हूं इसका रिलेशन क्या होने वाला है। तो बेटा इसका रिलेशन होगा हमारे पास, क्योंकि अगला क्वेश्चन भी इसी आधारित पे है, तो ये कहेंगे कि 2 माध्य बराबर होता है, 2 माध्य बराबर होता है कि बाहुलक, या फिर कह सकते हैं 3 माध्यिका, या 3 माध्यक रखा तो माध्यक नाम दे देंगे, 3 माध्यक और माइनस के बहुलक, ये रिलेशन बेटा होता है हमारा। इसको याद कर लो जिन बच्चों को याद नहीं है, क्योंकि ये रिलेशन भी पूछ लेता है, क्योंकि अगले क्वेश्चन में पूछा है, मैं आपको दिखाऊंगा, बस थोड़ा सा मेकअप कर दिया है, थोड़ा सा मेकअप कर दिया, थोड़ा सा पहचान मिल जाएगा। तो देखो अभी, तो 2 माध्यक कितना रखा है 32, वेरी गुड। 3 माध्यक कितना रखा है 35, सही है जी। और बहुलक आपसे नहीं, क्या कर दिया ये, अरे ये क्या कर दिया, माध्यक तो पूछ ही रहा है आपसे, 3 माध्यक नहीं रखेंगे और माइनस बाहुलक का मान कितना है, बाहुलक का मान रखा है 35। पक्षांतर कर देंगे क्या, बिल्कुल करो जी। तो देखो ये 32 दूनी कितने हो गए, पहले तो होता 64 और इसको पक्षांतर करेंगे तो प्लस के 35 बराबर 3 माध्यक। अब ये 35 और 64 कितने हुए, 5 और 4 9 और ये 6 3 9 99 हो गए, और ये 3 गुणा में किस में जाएगा, भाग में जाता है, कि तो सभी को पता है गुणांक। तो भैया 33 दिया कितने होते हैं 93 होते हैं, तो माध्यक बराबर कितना आ गया 33 है, कोई सही ऑप्शन लगाया होगा आपने। तो चलिए फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नमा क्वेश्चन यह है, बिल्कुल सेम है क्वेश्चन। तो एक बारंबारता और बंटन के लिए माध्य और माध्यिका और बहुलक के बीच, चलो ये क्वेश्चन को छोड़ते हैं, क्योंकि ये नमा क्वेश्चन जो बिल्कुल इसी पर आधारित है, बस थोड़ा सा ये मेकअप कर दिया, इसी का ये रिलेशन पूछ लिया गया, कौन सा रिलेशन है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये बात तो आपसे बहुत अच्छे तरह से आता होगा। 10वें क्वेश्चन की बात करते हैं। ये कह रहा है शीर्ष 0,4 और 0,0 और 3,0 वाले त्रिभुज का परिमाप होगा, वाले त्रिभुज का परिमाप होगा। ऑप्शन दे देता हूं, देखते हैं कितने बच्चों को ये आता है और कितने को नहीं आता। सी ऑप्शन 11 और डी ऑप्शन 12। तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि त्रिभुज का परिमाप क्या होता है। मतलब मान लो कोई भी त्रिभुज हो हमारे पास, चाहे वो समकोण त्रिभुज हो सकता है, वो चाहे समबाहु चाहे विषमबाहु, तो ये त्रिभुजों की भुजाओं को मापना, मापकर उनको जोड़ना परिमाप कहलाता है, यानी उसकी भुजाओं को मापना। तो हम देख लेते हैं, बहुत से बच्चे सब फॉर्मूला का यूज करेंगे, कौन सा वाला, अरे भैया ये निर्देशांक, ये निर्देशांक, ये निर्देशांक, और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, फिर जब आगे इन तीनों भुजाओं को जोड़ पाएंगे। अरे भाई इतना टाइम कौन पर रखो है, इतना टाइम तो हम तो न रखो, क्योंकि भैया पेपर आता 3 घंटे का, और अभी तो ये बहुविकल्पीय हैं और ये बहुविकल्पीय ही सॉल्व ना है, तो आगे के ये लॉन्ग क्वेश्चन कहां से करोगे, ये आगे के 6 नंबर के जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हें कहां से करोगे, कब करोगे। तो बेटा आपको ध्यान रखना है, जितने भी बहुविकल्प होते हैं वो 1 सेकंड या 30 सेकंड के ही होते हैं, बस थोड़ा सा माइंड को चलाने की देरी है। तो वो कैसे, मैं आपको बता दूं, जब भी इसमें 0,0 निर्देशांक दे रखे हैं तो 100% आपको पता होना चाहिए कि वो
उसका एक शीर्ष कहां पर है, मूल बिंदु पर है, यानी 0,0। सही है जी, बिल्कुल ठीक है। अब 0,4 आपको बहुत अच्छी तरह से बताया कि 0,4 भैया जब y कोऑर्डिनेट पर चलेंगे तो वहां पर x कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो यहां पर 0,4 होता है बिंदु, मान के चलो। और ये 3,0 चलेंगे तो हम जानते हैं x अक्ष पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो ये बिंदु होगा कि 3,0। अब इन दोनों को मिला लो तो देखो कौन सा त्रिभुज बन रहा है। तो भैया ये वाला त्रिभुज बनना है कि नहीं, तो ये हमें पता है ये कितनी है, ये कितनी दूरी चले 3, और ये दूरी कितनी है भाई, ये दूरी इस दूरी के बराबर है, तो ये कितनी थी 4। 3 4 पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो यहाँ कितना आ गया भैया 5, तो जोड़ दो 3 4 7, 7 और 5 12। 12 कहाँ है, कहाँ था भाई, कहाँ रह रहा था, यहीं थे भाई, क्योंकि आपको वहां नहीं घूमना, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला नहीं लगाना है। चलिए तो बेटा स्टार्ट। अच्छा एक बार थोड़ा सा अपना वीडियो देख लेते हैं, ठीक ठाक चल रही है कि नहीं, बिल्कुल ठीक है। तो बेटा जब हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपका एक शेयर होना बहुत ही जरूरी है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो, अगर वीडियो पसंद नहीं आ रही हो तो कोई नहीं बेटा, आराम से पढ़िए मजे से, और जो आपके काम की चीजें हैं वो जरूर निकालिए। लेकिन हम आपको बता दें, हम आपको क्वेश्चन कराएंगे वही जो आपके पेपर से संबंधित होगा, एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि हम भी जानते हैं बेटा बहुत से बच्चे ऐसे हैं आज जिन्होंने मैथ का पहला चैप्टर भी खोलकर नहीं देखा है। तो जिन्होंने आज तक मैथ का पहला चैप्टर भी नहीं खोला है ना, तो बिल्कुल टेंशन लेना बंद कर दो, क्योंकि जितना यहाँ पर पढ़ाया जाएगा आपको पर डे, आपको रेगुलर वीडियो देखनी है। तो अगर अच्छा स्कोर होगा तो मतलब तभी आपका स्कोर अच्छा होगा। तो चलिए बच्चों मैं 11वां क्वेश्चन दिखाता हूँ। पहली समीकरण दे रखी है इतनी, और दूसरी समीकरण दे रखी है बाबूजी 3x - 3y = 16। तो कह रहा हलों की तो हलों की संख्या होगी बेटा, हल नहीं पूछे इसमें x और y के मान नहीं पूछे, इसमें x और y के मान नहीं पूछे, इसमें हलों की संख्या पूछी है। हलों की संख्या थोड़ा सा समझना सॉल्व करने से पहले। बहुत से बच्चे क्या होते हैं, क्या करते हैं, मतलब पता है कि इन दोनों समीकरण को ग्लोबल विधि से हल करते हैं और जब चेक करते हैं। अरे बाबूजी वो नहीं करना हमें तो बस ओनली हलों की संख्या देखनी, कितने हल निकलने वाले हैं इसके। तो पहले इसके ऑप्शन दे देता हूं, अनंत, और बी ऑप्शन दे देता हूं कोई नहीं, सी ऑप्शन दे देता हूं, सी ऑप्शन दे देता हूं केवल एक, और डी ऑप्शन दे देता हूं 2। तो बेटा हम जानते हैं दोनों समीकरण के हल जाने के लिए हम a1/a2 और b1/b2 और ये c1/c2 मतलब हलों की कंडीशन चेक करने के लिए ये वाला फॉर्मूला हम यूज करते हैं, ये वाली कंडीशन हम लगाते हैं। हम जानते हैं, मैं तीनों चीज बता देता हूं बेटा, अभी यहां पर कैसे भी पूछ सकता है। मैं अगर समझना, अगर ये दोनों बराबर नहीं आते हैं तो वहां पर हमारा एक मूल होता है, एक मूल कह दो, या कह सकते हैं हम वहां पर इसी को अद्वितीय बोल देते हैं, एक मूल के लिए अद्वितीय हल, क्योंकि वहां पर ऑप्शन में मेकअप करके आ भी सकता है अद्वितीय हल। और या हम इसको कह सकते हैं जिसका हल निकलता है ना उसे कहते हैं संगत। अगर बेटा ये कहें कि ये रेखा कैसे जाएंगी, प्रतिच्छेद करके जाएंगी, समांतर जाएंगी, तो ये बेटा जब एक हल निकल रहा है तो वो एक रेखा पर कटेगी, यानी बोले तो प्रतिच्छेद करेगी, ये इसकी कंडीशन होती है। अच्छा दूसरी बात करता हूं, बहुत से बच्चों ने अब तक सरल कर लिया होगा बेटा, मैं जानता हूं सभी को, लेकिन यहाँ कंडीशन सीखो क्योंकि पूरा का पूरा कंसेप्ट रिवीजन हो जाएगा आपका, कहीं से भी क्वेश्चन बन जाए कोई दिक्कत नहीं है। मान लो अगर ये दोनों बराबर आएंगे पर तब हम तीसरा चेक करते हैं c1/c2, पर भैया ये बराबर नहीं आ रहा है, पर ये बराबर नहीं आ रहा है, तो हमें क्या करना है फिर, मतलब वो कौन सी कंडीशन होती है जब ये बराबर नहीं आए तो दोनों बराबर आ जाए, तो वो उसका कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं हो, या बोल सकते हैं जिसका हल नहीं हो सकता उसको हम असंगत कहते हैं, या कह सकते हैं रेखा कैसे जाने वाली है, वो समांतर जाने वाली है, क्योंकि एक दूसरे को कभी कट नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, अब तीसरी कंडीशन और रह गई है, तीसरी कंडीशन और रह गई है, यदि मान लो तीनों ही बराबर आ जाते हैं, अगर ये तीनों ही बराबर आ जाते हैं तो वहां पर हम कहेंगे अनंत हल है, अनंत हल है। या हम बोल सकते हैं
जहां हल निकलता है वो संगति होता है बेटा, ध्यान रखना, चाहे एक निकले चाहे अनेक निकले, और वो रेखा एक दूसरी रेखा के ऊपर ही होने वाली है, तभी तो अनेक हल निकलेंगे। तो इस तरह से इसे कहते हैं हम संपाती। संपाती। तो बेटा आपको पता चल गया होगा अब तक। तो देख लेते हैं, आपको सॉल्व करके भी दिखा देता हूं यहाँ पर कि ये हमारे पास है, इसका a1 का मान 1 और a2 का मान कितना है 3 बराबर b1 का मान कितना -1 और b2 का मान कितना -3। देखो माइनस से माइनस बराबर आ रहे हैं, बताओ बेटा ये बराबर आ रहे हैं। तो आगे चेक करेंगे C1 अपॉन C2। C1 का मान कितना है बताओ, C1। देखो बेटा ध्यान रखना कि ये C1 C2 जो है ये दोनों या तो दोनों तरफ हो, मतलब दूसरी तरफ हो दोनों के दोनों, तो ठीक है, या फिर एक तरफ होना चाहिए, मतलब या तो लेफ्ट साइड में होना चाहिए चाहे राइट साइड में दोनों। ये नहीं है कि एक लेफ्ट में है और एक राइट में है तो लगा रहे हैं तो गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ पर दोनों दूसरी साइड में है, तो C1 का मान भी 8 और C2 का मान भी 16। इसको काटेंगे 8 1 8 2 16, भैया 1 तो 1/2 आ रहा है, तो यानी ये बराबर नहीं आ रहा। तो ये कौन सी कंडीशन लगने वाली है, दूसरी वाली। तो इसका कौन सा हल होगा कि कोई हल नहीं होगा, बी ऑप्शन। बताओ बेटा, बहुत ही सरल था क्वेश्चन। अब यहां से बेटा हमारे ये 11 प्रश्न हुए सॉल्व। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आ रही हो इस प्रकार से जैसे मैं आपको हल करा रहा हूं, तो आगे मुझे कमेंट करो, मैं तभी इसके आगे के सारे क्वेश्चनों को बताने वाला हूं। क्योंकि बेटा अगर मान लो आपको ये वीडियो पसंद नहीं आ रही इस प्रकार से, तो मैं ऐसा करूंगा कि क्वेश्चनों को लिख दिया करूंगा पहले, फिर लिखने के बाद तब सॉल्व किया करूंगा। तो इसलिए मैं आपको देखना चाह रहा हूं कि किस प्रकार से आपको समझ में आएगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर ऐसे आपको समझ में आ रहा तो सारी वीडियो में ऐसे ही पेपर सॉल्व कराने वाला हूं सारी वीडियो में। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं और आगे के क्वेश्चन हम कल स्टार्ट करेंगे आपके कमेंट के अनुसार। तो बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं बच्चों कल की वीडियो में। तो धन्यवाद।